हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है। प्रयास रहेगा कि आपको एग्ज़ाम तक इसे का संपूर्ण कोर्स यहाँ से करा दिया जाए आपको। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू टॉपिक का अध्ययन करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से पहले हमें इससे संबंधित कुछ अन्य परिभाषाओं को जानना होगा, जिसमें एक आता है हमारा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? कोई बंद पृष्ठ है, उससे जैसे हमारा एक कोई बंद पृष्ठ हो गया तो इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए हो गया। अगर इसका हम कोई भी सूक्ष्म खंड यहाँ से लें तो इसको जो क्षेत्रफल होगा इसका वो डी होगा, जिसे हम क्षेत्रफल अवयव भी बोलते हैं। तो इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और यहाँ पर जो आएगा वो हमारा एन कैप हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है डी ए वेक्टर, वो डी ए इंटू में एन कैप होता है। जहाँ एन कैप क्या है? एकांक सदिश है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए लिया। अगर हम यहाँ ए वेक्टर की बात करें तो ये ए एन कैप हो जाएगा। अगर इस संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कितना होगा? ए वेक्टर होगा, और इसकी दिशा भी क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। इसमें एक टॉपिक आता है आपका समतलीय कोण। समतलीय कोण। समतलीय कोण क्या होता है? ये किसी वृत्त के, जो समतलीय कोण होता है ये किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। जैसे हमने कोई वृत्त बनाया और इस वृत्त पर ये चाप ले लिया हमने ए वी। क्या ले लिया? ए वी। ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा इस चाप द्वारा ये हमारा समतलीय कोण बनेगा। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समतलीय कोण बराबर क्या हो जाएगा? समतलीय कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई अपॉन में त्रिज्या। अगर इस वृत्त की त्रिज्या हम r मान लें और इस चाप की लंबाई को हम l मान लें तो ये कितना हो जाएगा? चाप की लंबाई l और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। तो थीटा बराबर l अपॉन में r। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, ये चाप हो गया वृत्त का, इस चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? समतलीय कोण कहलाएगा। और कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से अगर हम इसका अवकलन कर दें, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ डी थीटा हो जाएगा बराबर डी एल अपॉन में आर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो ये संपूर्ण वृत्त है वो इस केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? तो ये जो कोण बना ये केवल एक सूक्ष्म खंड के लिए बना, इस सूक्ष्म चाप के लिए बना। लेकिन अगर हम इस संपूर्ण वृत्त की परिधि के कारण इस केंद्र पर कितना कोण बनेगा तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे? समाकलन करने पर। समाकलन करने पर तो समाकलन क्या हो जाएगा? डी थीटा और समाकलन डी एल अपॉन में आर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से संपूर्ण कोण कितना आएगा? थीटा निकल कर आ जाएगा, और परिवर्तन किस में हो रहा है? इस लंबाई में हो रहा है।
तो r हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और समाकलन कितना हो जाएगा, dl। तो यहाँ पर जो चूँकि समाकलन dl जो होगा वो 2 पाई r के बराबर होगा, क्योंकि ये जो समाकलन dl होगा इस पूरे वृत्त की जो परिधि है, इस पूरे वृत्त की जो परिधि है, इस परिधि हो जाएगी, और परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो थीटा बराबर 1/r, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 पाई r हो जाएगी। r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई, और इसका जो मात्रक होता है कोण का वो कितना होता है, रेडियन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वृत्त, मतलब संपूर्ण वृत्त जो है वो अपने केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, 2 पाई कोण अंतरित करता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है घन कोण। घन कोण जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। घन कोण क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा समतलीय कोण। समतलीय कोण जो होता है वो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, लेकिन जो घन कोण होता है वो किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है। अब ये आता है कि गोला और वृत्त, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो वृत्त होता है उसकी परिधि होती है, और जो गोला होता है उसका पृष्ठ होता है। वृत्त में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चूड़ी। चूड़ी की क्या है, परिधि होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। और गोले में हम ले सकते हैं बॉल, क्योंकि बॉल का पूरा क्या होता है, पृष्ठ होता है। बॉल का पूरा एक पृष्ठ होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोला। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि होती है और गोले का पृष्ठ होता है। तो जो कोण था वो वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण था, और यहाँ जो घन कोण होगा वो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, किसी सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण होगा। तो यहाँ पर हम एक गोला कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा गोला हो गया जिसका केंद्र हमारा ये हो गया, और इसका जो पृष्ठ होगा वो हम इस प्रकार से लेंगे, और इस पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। और घन कोण को हम लिखते हैं ओमेगा से। ये हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी r हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा हम क्या लेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ की, गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित, उसके केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब जो गोला है इसका अगर क्षेत्रफल कितना हो, a हो, तो यहाँ से जो हमारा घन कोण होता है, घन कोण ओमेगा बराबर a/r²। कितना होगा, घन कोण ओमेगा बराबर a/r²। अब इसका अगर हम अवकलन ले लें, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d ओमेगा बराबर dA/r²। तो जो d ओमेगा है ये हमारा क्या कहलाएगा, सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा,
और जो ओमेगा था वो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। तो इसका अगर हम समाकलन ले लें, समाकलन करने पर एक फार्मूला तो हमारा ये हो जाएगा, और अगर इसका समाकलन कर देंगे तो समाकलन कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर समाकलन डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। यह जो परिवर्तन हो रहा है वो क्षेत्रफल में हो रहा है, तो और जो यहाँ से घनकोण संपूर्ण घनकोण हो जाएगा वो ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ से हम 1/r² कितना लेंगे, डी। अब चूंकि समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा बराबर 1/r² इंटू में 4πr²। यहाँ r² से r² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 4π। और जो घनकोण का मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। कितना होता है, स्टेरेडियन। तो यहाँ पर अगर सूक्ष्म घन द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा तो डी ओमेगा बराबर d/r² होगा, और यहाँ पर इसके केंद्र पर संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो कोण अंतरित होगा वो कितना होगा, 4π होगा। जबकि वृत्त में ये कोण कितना था, 2π था। वृत्त में ये कोण कितना था, 2π। लेकिन गोले के केंद्र पर अंतरित जो संपूर्ण घनकोण होगा वो कितना होगा, 4π होगा। तो यहाँ पर जो घनकोण का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, डी ओमेगा बराबर d/r², और इससे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। इसका एक फार्मूला और होता है, क्या होगा कि यदि हम इस ओ को केंद्र मान लें, इस ओ को क्या मान लें, केंद्र मान लें, और यहाँ से r त्रिज्या का एक वृत्त कंसीडर कर लें, तो क्या होगा उसमें, जो हमारा फार्मूला आया था कितना था, ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर DA/r²। अब जो हमने भी एक घनकोण बनाया था उसमें जो केंद्र था उसको हम एक बिंदु मान लें, और इस बिंदु से r त्रिज्या का एक वृत्त कंसीडर करें। ये इस प्रकार से ये हमारा बिंदु हुआ था, ये हमने r वेक्टर ले लिया। तो अगर हम इस r त्रिज्या का एक वृत्त कंसीडर करें, और यहाँ पर एक हमने सूक्ष्म गोला इसी पर ले लिया, कितना लिया, dA, जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है, ये आ गया, कितना आ गया, dA आ गया। इसका जो क्षेत्रफल है हमारा वो कितना हो गया, dA हो गया। अब इसे गोले से ही हमने यहाँ से थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर इस गोले को ये मान लिया, मतलब ये जो कोण हमारा जो हुआ वो कितना हुआ, थीटा मान लिया। कितना मान लिए, थीटा। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस बिंदु से, वो पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर होगा। कितना होगा, dA वेक्टर होगा। और इसको अगर हम आगे की ओर लेकर जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा, और इसके बीच कोण हमारा कितना बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से जो इसका ये प्रक्षेप हुआ, ये वाला, ये प्रक्षेप हमारा कितना आएगा, ये वाला, ये जो प्रक्षेप होगा यहाँ पर प्रक्षेप वो होगा dA cos थीटा। कितना हो जाएगा, dA cos थीटा। कैसे होगा, क्योंकि ये कोण हमारा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा के जो, और यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा लंबवत होगा,
ये कोण हमारा थीटा बन रहा है, यहाँ पर न बना करके हम इसको नीचे बना देते हैं। ये हमारा कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है यहाँ, और ये हमारा क्या होगा, इसको हमने मिला दिया। तो जो 90 अंश होगा उसके साइन की भुजा ये क्या कहलाएगी, हमारी कर्ण कहलाएगी। थीटा के साइन की भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये क्या होगा, हमारा आधार होगा। तो इसमें हम आधार और कर्ण में क्या लेंगे, संबंध लेंगे। तो आधार और कर्ण में जो संबंध आता है वो किस में आता है, कोस में आता है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमें निकालना है जो प्रक्षेप होगा हमारा, और कर्ण हमारा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो ये हमारा कितना है, डी हो जाएगा। तो यहाँ से जो आधार आएगा निकल के वो कितना हो जाएगा, डी ए कोस थीटा हो जाएगा। और यही वाला जो आधार है यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, हमारा प्रक्षेप कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि बिंदु ओ को केंद्र मानकर, क्या लेंगे, यदि बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोला खींचे, आर त्रिज्या का गोला खींचें, तब क्षेत्रफल अवयव डी ए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप डी ए कोस थीटा होगा। अगर हम बिंदुओं को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोला खींचें तब क्षेत्रफल डी ए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप कितना होगा, डी ए कोस थीटा होगा। तो जो हमारा घनकोण का जो फार्मूला निकल कर आया था वहाँ पर डी ए की जगह कितना रख देंगे, डी ए कोस थीटा रख देंगे। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एक फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये भी क्या होगा, घनकोण का फार्मूला होगा। ये कब होगा, जब हम उसको ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, एक गोला खींचेंगे, तो उसका जो प्रक्षेप होगा वो कितना हो जाएगा, डी ए कोस थीटा हो जाएगा। तो इस क्षेत्रफल अवयव की जगह हम इसका प्रक्षेप डी ए कोस थीटा रख देंगे। तो ये हमारा घनकोण के 3 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर जो घनकोण बन रहा था वो कितना था, हमारा 4 पाई था। इसका मात्रक हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है मात्रक इसका, स्टेरेडियन होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, कोई भी किसी वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा है। जैसे हमारा ये वैद्युत बल रेखाएं होगी जो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगी। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली
वैद्युत वल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत वल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ये वैद्युत वल रेखाएं थी, इसमें हमने एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत वल रेखाएं गुजरेंगी उसकी संख्या किसके बराबर होगी? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कोई पृष्ठ मान लिया, ये कोई हमने पृष्ठ मान लिया और यहाँ से ये वैद्युत वल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ से ये वैद्युत वल रेखाएं हमारी कुछ इधर इस प्रकार से चली गई है, ये वैद्युत वल रेखाएं हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। इसको हम यहाँ तक लेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म अवयव मान लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है? डी है। तो इससे जो वैद्युत वल रेखा होगी वो तो ई हो जाएगी और यहाँ पर जो हमारा इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो कितना होगा? डी वेक्टर होगा। कितना हो जाएगा? डी वेक्टर। इनके बीच कोण कितना है? थीटा है। तो यहाँ से जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई डी फाई ई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू में डी हो जाएगा। अब यदि क्या हो जाएगा? यदि पृष्ठ को कितना कोण से घुमा दें? हम थीटा कोण से घुमा दें। यदि पृष्ठ को थीटा कोण से घुमा दें, तब थीटा कोण से जब घुमा देंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव का जो प्रक्षेप होगा, तब क्षेत्रफल अवयव डी ए का प्रक्षेप कितना हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा जो निकल कर आएगा वो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये तो केवल इस सूक्ष्म खंड के लिए आया। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका हमें क्या करना होगा? अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा इक्वल टू, इसका हम समाकलन कर देंगे, कितना होगा? ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कितना होगा? ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। मतलब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ से जो मान निकल कर आएगा फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो क्षेत्रफल में हो रहा है, तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाई ई निकल कर आ जाएगा वो ई, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। मतलब ये जो फार्मूला था हमारा, ये वाला, वो हमारा क्या था? एक सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था और इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू
ये cos थीटा। अब इसकी दो स्थितियां होती हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, पृष्ठ के लंबवत हो, तो ये वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो तो ये वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ से हम इसकी दो स्थितियाँ पढ़ेंगे। अभी ये कैसे आता है, इसमें एक आती है हमारी स्थिति 1, क्या आएगी, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो तब ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर कितना होगा। स्थिति 2 में यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो, तब ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर, मतलब इस स्थिति में कोण कितना होगा और इस स्थिति में कोण कितना होगा। तो इसके लिए जैसे हमारा ये एक पृष्ठ है, ये क्या हमारा एक पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ में पहली स्थिति में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है। तो जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तो सदैव क्या होता है, इसके लंबवत होता है। ये पृष्ठ हो गया, क्षेत्रफल सदिश सदैव क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। और अब हम क्या ले रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। कार्य किसका रहेगा, वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तो पृष्ठ हमारा ये हो गया और वैद्युत क्षेत्र इसके क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये क्या हो गया, इसके लंबवत। तो ये दोनों हमारे परस्पर कैसे हो जाएंगे, ये हमारा ई वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। तो ये दोनों परस्पर कैसे हो गए, लंबवत हो जाएंगे। जब ये दोनों लंबवत होंगे तो इनकी ये दोनों कैसे होंगे, समांतर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों समांतर होंगे तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। मतलब समांतर जब रेखाएं होती हैं तो उनके बीच कोण कितना बनता है, 0 बनता है। कितना बनेगा, 0। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो, समांतर हो। तो पृष्ठ हमारा ये था और जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इसका लंबवत रहता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र आया, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, इस पृष्ठ के समांतर है। तो ये दोनों परस्पर कैसे हो गए, लंबवत हो गए। ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल सदिश था, और ये हमारा क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये दोनों परस्पर कैसे हो गए, लंबवत। अर्थात ई वेक्टर और ए वेक्टर, इनके बीच जो कोण बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः फाई इजकल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई इजकल टू कितना हो जाएगा, ई ए। यहाँ पर अतः फाई इजकल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90 हो जाएगा। तो फाई इजकल टू कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो यहाँ से ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस का नियम। तो ये क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार
परिभाषा इसकी क्या होगी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε गुना होगा। जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ द्वारा कितना आवेश घेरा जा रहा है, क्यों आवेश घेरा जा रहा है, तो यहाँ से इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश का 1/ε गुना होगा। अब यदि आवेश, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो इन सब का क्या होगा, योग हो जाएगा। और योग को हम किससे लिखते हैं, समेशन से लिखते हैं, तो समेशन Q/ε हो जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा हम क्या दे सकते हैं इसकी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इसको हम क्या लिख सकते हैं, घिरा हुआ उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई = Q/ε। यही क्या है, गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय। क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे ही कोई बंद पृष्ठ था, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यहाँ ε क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε क्या है यहाँ पर, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो कोई भी बंद पृष्ठ होगा उस पृष्ठ द्वारा जो आवेश घिरेगा वो किसका होगा, 1/ε गुना होता है। यही हमारी क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब इस प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करना होगा इसको समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लिया और इसका ये केंद्र है, इस केंद्र पर +Q आवेश है और केंद्र कितना है, O है। तो यहाँ हमने क्या लेंगे, एक सूक्ष्म खंड यहाँ कंसीडर कर लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, D है। क्षेत्रफल कितना है, D, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, A है। इसको हमने यहाँ मिला दिया ये, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित करेगा वो कितना करेगा, d⍵। ये बिंदु P है, ये बिंदु P हो गया। इस बिंदु P पर अब यहाँ से क्या होगा कि जो क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा, ये हमारा क्या हो गया, dA वेक्टर हो गया, और यही हमारा क्या होगा, n होगा, और वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमारा E वेक्टर हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमारा E वेक्टर। और यहाँ से जो कोण बना जाएगा वो कितना हो गया, थीटा हो गया। ये कोण हमारा कितना बन गया बेटा, थीटा बन गया। अब यहाँ से जो है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर होता है। अब चूंकि ये प्लस आवेश है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, हमारा बाहर की ओर होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ प्रूफ इसका करेंगे तो क्या आएगा, प्रूफ में यहाँ इसकी जो त्रिज्या मान लेंगे वो r मान लेंगे। त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ माना कोई बिंदु आवेश
प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिंदु ओ पर स्थित है। और ये एक इसके चारों का एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना ए है और इस पर कोई बिंदु क्या है? पी है, जहाँ हमें ये बिंदु पी है। तो बिंदु पी के चारों ओर हमने क्या मान लिया? एक क्षेत्रफल अवयव मान लिया डी ए, जिसका क्षेत्रफल सदिश कितना है? डी ए वेक्टर है। इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है? डी ए वेक्टर। तो जो प्लस क्यू आवेश रखा है इसके कारण पी पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/r²। आपने एक फार्मूला पढ़ा था एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ क्या हो गया? एकल बिंदु आवेश हो गया और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। अब यदि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर क्या लेंगे? यदि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर के बीच कोण कितना हो? थीटा हो। इसके बीच कोण कितना हो? थीटा हो। तब जो क्षेत्रफल अवयव DA है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d phi E = E DA cos थीटा। अब यही क्या है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे हम। किसके लिए? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तो हम इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा? phi E = समाकलन E DA cos थीटा। कितना होगा? E DA cos थीटा। यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे तो E का मान कितना हो जाएगा? phi E = कितना होगा? यहाँ से समाकलन E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/r² इंटू में DA cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा phi E = समाकलन कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q और इंटू में DA cos θ/r²। तो ये जो मान बनेगा हमारा DA cos θ/r² का, ये किसका हो जाएगा? d ओमेगा का हो जाएगा। तो phi E = कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q और समाकलन कितना हो जाएगा? d ओमेगा। चूँकि DA cos θ/r² d ओमेगा का मान था और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम घनकोण लेंगे तो कितना हो जाएगा? phi E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q और गुणा में इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल कर आएगा वो phi E = Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही क्या है? हमारी गॉस की प्रमेय। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से ये गॉस की प्रमेय आज कंप्लीट होती है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।